आज की क्लास में हम जारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे रसशास्त्र का जो मुख्य द्रव्य है पारद है। पारद के द्वारा ही देह सिद्धि और लोह सिद्धि प्राप्त करना रसशास्त्र का मुख्य प्रयोजन है। हम इसका अध्ययन देह सिद्धि के पर्पज से करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि पारद का उपयोग हम मेडिसिन के रूप में बिना जारणा और मूर्छना के नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जारणा और मूर्छना का ज्ञान आवश्यक है। तो आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ जारणा देखेंगे कि जारणा की प्रक्रिया क्या होती है, इसमें क्या प्रोसीजर होता है जिसके द्वारा पारद को उपयोग किया जा सकता है और उसमें कौन से गुणों की उत्पत्ति होती है। जैसे जारणा है, अगर हम इसकी निरुक्ति देखें तो जार्यति जारकः या जार्यते अनेन इति जारणा, अर्थात इसका मतलब कहीं ना कहीं जारण पाचन को इंडिकेट करता है कि अगर हम पारद में किसी भी द्रव्य को जारित कर दें या उसमें छीण कर दें या उसमें उसका स्वरूप नष्ट हो जाए तो उसको जारणा कहेंगे। तो जारणा से मतलब होता है किसी भी चीज़ को पचाना या छीण करना। अगर हम जारणा की परिभाषा देखें तो इसकी जो सबसे मेन परिभाषा है आयुर्वेद प्रकाश में जिसका वर्णन किया गया है, जारणा ही नाम गालन पातन व्यतिरेकेन ग्रस्त घन हेम आदि रसस्य पूर्व अवस्था प्रतिपन्ना, अर्थात जारणा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पारद में गालन पातन आदि किए बिना ग्रास लिए हुए अभ्रक स्वर्ण आदि औषधियों को जीर्ण कर लिया जाता है और साथ ही रसस्य पूर्व अवस्था पारद अपनी पूर्व अवस्था में ही बना रहता है। गालन का अर्थ होता है छानना और पातन का अर्थ होता है डिस्टिलेशन। तो ये कई आचार्यों का ये मानना है कि जारण वह प्रक्रिया होती है जहाँ पर पारद के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है, घन मतलब अभ्रक और हेम मतलब स्वर, तो घन और हेम का जब उसमें ग्रहण किया जाता है बिना गालन पातन के और पारद का स्वरूप जो है वैसा ही रहता है अर्थात द्रव अवस्था में ही रहता है, उसे जारणा कहते हैं। जबकि कई आचार्य इसे इस प्रकार से बताते हैं कि जारणा वह प्रक्रिया है जिसमें ग्रस्त किए हुए अर्थात ग्रहण किए हुए अभ्रक और स्वर्ण को गालन और पातन के द्वारा भी अलग नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से आप इस एक श्लोक के दो अर्थ देख सकते हैं। दूसरी जो परिभाषा है जो सबसे ज़्यादा मान्य है, क्योंकि पारद के जारण में मुख्य रूप से गंधक का उपयोग होता है, तो रसेंद्र चूड़ामणि की परिभाषा है द्रुत ग्रास परिणामो विड यंत्रादि योगतः जारणा इति उच्यते तस्य प्रकार संति कोटिशः। इसमें कहा गया है कि विड यंत्र आदि योगता, अर्थात अगर हमको पारद का जारण करना है तो सिर्फ पारद और उस द्रव से नहीं होगा, हमें कुछ यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। और विड विड आप लोग पढ़ेंगे परिभाषा प्रकरण में कि कुछ नमक हैं, पांचों नमक क्षार हैं और कुछ जानवरों के मल को मिलाकर के उन्होंने विड की संख्या दी गई है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि द्रुत ग्रास, जैसे कि आप जानते हैं कि पारद में अगर किसी भी चीज़ को हमको गायब करना है या ग्रास देना है तो हम उसे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं जिसे द्रुति कहते हैं। इसीलिए कहा है द्रुत ग्रास, अर्थात लिक्विड अवस्था में या द्रव अवस्था में अगर हम पारद में कोई भी धातु या गंधक आदि द्रव्य को डाल रहे हैं, परिणामों जब वो पूरी तरह से उसमें मिल जाता है या गायब हो जाता है विड और यंत्र आदि की सहायता से, इसे जारणा कहते हैं। तस्य प्रकार संति कोटिशः। ये जो जारणा है ये अनेक प्रकार से हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब आप यंत्र प्रकरण पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे यंत्र हो देखेंगे जिनका उपयोग हम गंधक जारणा के लिए करते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे द्रव्य हैं जिनको द्वारा हम जारणा करते हैं। इसीलिए इस परिभाषा में कहा गया है कि किसी भी द्रवित धातु उपधातु या उपरस को पारद में ग्रास दे करके जब वह पूरी तरह से विड और यंत्र की सहायता से उसमें गायब हो जाता है तो उसे जारणा कहते हैं। तीसरी जो परिभाषा है ये रसतरंगिणी से ली गई है। सूते गंधादि निक्षेपात तत्तत् विधि विशेषतः गंधाद्य जार्यते यत्तु जारणा तदीय उच्यते। सूते अर्थात पारद में गंधक आदि यानी उपरस महारस धातुएं आदि शब्दों को निक्षेपात डाल करके तत्तत् विधि जिस विधि विशेष के द्वारा गंधक आदि का उसमें जारण किया जाता है उसे जारणा कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा इसकी तीन परिभाषा हमको मिलती है और तीनों जो परिभाषा है वो कुछ ना कुछ आपको अलग सा डिफाइन करती है, इसीलिए आपको ये तीनों परिभाषा आना जरूरी है। पहली परिभाषा में बताया है कि पारद अपनी पूर्व अवस्था में ही रहता है और गालन पातन द्वारा भी इसे अलग नहीं किया जा सकता। जबकि दूसरे
डेफिनेशन में बताया गया है कि हमें जिस भी चीज़ को जारित करना है उसको लिक्विफाई करके पारद में डालना चाहिए। और तीसरे में बताया गया है कि पारद में गंधक आदि को डालकर जब तक वो गायब नहीं हो जाते हैं तब तक ये प्रक्रिया करते हैं, इसे जारना कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जारना क्यों आवश्यक है, जारना का प्रयोजन क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पारद हमारा मुख्य द्रव्य है, उसे रस कहते हैं, और रस कहने का कारण होता है रसनात् सर्वधातु नाम, ये हर चीज़ को अपने में मिला लेता है। तो किसी भी चीज़ को अपने में मिला लेने की जो क्वालिटी होती है पारद में, तो उसके कारण उसको मुख कहा जाता है कि वो किसी भी चीज़ को देने के बाद उसको ग्रहण कर लेता है। तत्र मुख करणात् गंधक जारणा प्रथम उच्यते, इसीलिए कहा गया है कि पारद में मुख की उत्पत्ति के लिए अर्थात पारद की भूख को बढ़ाने के लिए इसमें गंधक की जारणा का वर्णन पहले किया गया है। इसके अलावा पारद अगर हम देखें तो पारद तो हम मेडिसिनल पर्पस से यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हैवी मेटल टॉक्सिसिटी में भी लेड जो हमारा मरकरी है वो एक मेन ड्रग होता है। तो इसका ये जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट होता है उसको दूर करने के लिए गंधक और अभ्रक की जारणा की जाती है। इसके विपरीत पारद को पोटेंशिएट, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उसमें स्वर्ण और रजत की जारणा की जाती है। इसके अलावा हमको दो ऐसे श्लोक मिलते हैं जो जारणा के महत्व को बताते हैं। पहला श्लोक हमको रसतरंगिणी का मिलता है जिसमें वर्णन किया गया है कि वसुविद विधि संस्कृतो अपि सूतो रस विबुधे इह हिंगुलोत्वा रसगुण बलिजारण विहीनो गदगण वारणाम तु नेति नूनम। अर्थात वसुविद, वसु अर्थात वासुदेव यानी 8 को इंडिकेट करने के लिए, अष्टविध विधि संस्कृत अर्थात पारद में अगर हम 8 संस्कार करते हैं, सूतो रस विबुधे इह हिंगुलोत, इसके अलावा अगर वो हिंगुल से निकाला गया पारद हो, रसगुण बालई जारण, जैसे कि जब हम अष्ट संस्कार पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि हम अपने योगों में अष्ट संस्कारित पारद को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं कि जब हम हिंगुलोत पारद पढ़ते हैं तो कई आचार्यों का मानना है कि इसको शोधन की ज़रूरत नहीं है, इसको जारण की ज़रूरत नहीं है, इसको संस्कार की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर रसतरंगिणी के राइटर ने बताया है कि 8 संस्कार कर लीजिए चाहे आप पारद का, या फिर आप हिंगुल से पारद प्राप्त कर लीजिए। रस गुण बलि जारण विहीनो, रस का अर्थ यहाँ पर षड्रस से है, तो 6 गुना, बलि मतलब गंधक, 6 गुना गंधक से जारित किए बिना आपका पारद कभी भी ट्रीटमेंट गदगण, गद मतलब रोग, गण मतलब समूह, रोग के समूह को दूर करने में सक्षम नहीं होगा। यहाँ बताया गया है कि जो जारित होता है वो भी स्पेशली 6 गुना गंधक से जारित जो पारद होता है वो अष्ट संस्कारित पारद और हिंगुलोत पारद से भी श्रेष्ठ होता है। इसके अलावा एक और अगर हम श्लोक देखें, रसगुण बलि जारण विना अयम ना खलु रुजाहरण क्षमो रसेंद्रा ना जलद कल धौत पाकहीना स्पृशति रसायनतम इति प्रसिद्धि। यहाँ पर बताया गया है, जैसे हमने ऊपर देखा है कि अगर इससे मेडिसिन फॉर्म करना है तो गंधक से जारना देना है, और अगर इससे रसायन का काम करवाना है तो अभ्रक या स्वर्ण से जारना देना है। तो सेम बोल रहा है, रसगुण बलि जारण बिना अयम ना खलु रुजाहरण क्षमो रसेंद्रा, अर्थात पारद में जब तक 6 गुना गंधक का जारण नहीं किया जाएगा ये रुजा अर्थात रोग को दूर करने में समर्थ नहीं होगा। ना जलद कल धौत पाखीना, जलद का अर्थ होता है अभ्रक और कल धौत का मतलब होता है स्वर्ण। इसी प्रकार से जब तक हम पारद में अभ्रक और स्वर्ण का जारण नहीं करेंगे, रसायनमिति, इसमें रसायन गुण की उत्पत्ति नहीं होगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जारणा का क्या प्रयोजन है, जारणा से पारद के कैसे दोष दूर होते हैं, कैसे उसके गुणों में उत्पत्ति होती है और कैसे उसमें मुख की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे यंत्र हैं जो जारणा में प्रयोग किए जाते हैं। तो इनमें से कुछ यंत्र हैं जारणा यंत्र, कच्छप यंत्र, डमरू यंत्र, बालुका यंत्र, लवण यंत्र, पालिका यंत्र, भूधर यंत्र, दर्वी यंत्र, इष्टिका यंत्र, नाभि यंत्र, तुला यंत्र, और कहीं कहीं पे मूसा के द्वारा भी हमको जारणा का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि बहुत सारे यंत्र हैं जिनमें हमको जारणा का वर्णन मिलता है।
अब हमने श्लोक में देखा कि सूते गंधादि निक्षेपात तत्तत् विधि विशेषता, अर्थात पारद में हमको गंधक आदि द्रव्य को डालना है। लेकिन इसका सीक्वेंस क्या है? अगर हमको पारद में इन धातुओं को, उपधातुओं को, गंधक आदि को डालना है तो इनका सीक्वेंस क्या है? तो अलग अलग आचार्यों ने या अलग अलग लिटरेचर में हमको अलग अलग रेफरेंस मिलता है। जैसे हम रसायनों की बात करें, जो पहला ग्रंथ हम बोल सकते हैं मुख्य रूप से रसशास्त्र का, उसमें पहले अभ्रक सत्व की जारणा बताई है, फिर माक्षिक सत्व की जारणा बताई है, फिर स्वर्ण की, फिर नाग की, फिर वंग की, फिर रत्न की। इन्होंने गंधक की जारणा का वर्णन नहीं किया है। कहीं ना कहीं रसायनों ने रसायन के पर्पज से ये वर्णन किया है। अगर रसेंद्र चिंतामणि की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले गंधक जारणा का वर्णन किया है, फिर अभ्रक, फिर स्वर्ण माक्षिक सत्व, फिर स्वर्ण, फिर नाग, फिर वंग और रत्न। अगर कहा जाए तो मुख्य रूप से सबसे पहले गंधक की जारणा करनी चाहिए, जैसा कि हमने अब इससे पहले देखा था। तत्र मुखकरणात् गंधक जारणा प्रथम उच्यते, अर्थात पारद में मुख उत्पत्ति के लिए सबसे पहले हमें गंधक की जारणा करनी चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो जारणा के प्रकार, जारणा जो होती है वो कई प्रकार की होती है। इसमें उपयोग किए जाने वाले द्रव्य के आधार पर या उस द्रव्य की मात्रा के आधार पर या किसी औषधि विशेष के आधार पर जारणा के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। जैसे सबसे पहले जारणा के दो प्रकार हमको देखने को मिलते हैं, भूचरी जारणा और खेचरी जारणा। भू से यहाँ पर तात्पर्य है भूमि और ख से तात्पर्य है आकाश। तो आकाश में हमें रत्न की अगर हम उत्पत्ति देखें तो रत्न आकाश में पाए जाते हैं, ऐसा पहले वर्णन मिलता था, और भूमि में हमें खनिज मिलते हैं। तो जब हम पारद में जारणा के लिए रत्नों का उपयोग करते हैं तो उसे खेचरी जारणा कहते हैं, और जब हम खनिज के द्वारा पारद की जारणा करते हैं तो उसे भूचरी जारणा कहते हैं। इसके अलावा एक और जारणा मिलती है बाल, युवा एवं वृद्ध जारणा। तो ये बाल, युवा और वृद्ध जारणा है, ये मुख्य रूप से अभ्रक की जारणा है। पारद में जब हम अभ्रक की जारणा करते हैं तो उसको इन 3 पार्ट पे डिवाइड किया जाता है अभ्रक की मात्रा के अनुसार। अगर हम पारद के समान भाग अभ्रक डालते हैं तो उसे बाल जारणा कहते हैं। अगर हम पारद से 4 गुना अभ्रक डालते हैं तो युवा जारणा कहते हैं, और अगर हम 6 गुना अभ्रक डालते हैं तो इसे वृद्ध जारणा कहते हैं। इसके अलावा तीसरा एक है समुख, निर्मुख और वासनमुख। ये जो नाम दिया गया है ये इसकी मुख के कारण है। मुख से तात्पर्य है पारद में दूसरे चीज़ों को ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है, तो अगर पारद में हम इस सम्मुख जारणा करनी है, यानी पारद में हमें मुख उत्पत्ति करनी है या पारद में क्या बोल दूसरी चीज़ों को ग्रहण करने की ताकत बढ़ानी है, तो जब हम पारद में बीज डाल करके जारणा करते हैं। अब आप बीज अगर बोलेंगे क्या है, तो जब आप परिभाषा प्रकरण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा लोहवाद के पर्पस से हम जब पारद का उपयोग करते हैं तो हमारा एम होता है नॉन प्रीशियस मेटल से प्रीशियस मेटल बनाना, यानी हम सोना या चांदी बनाते हैं। लेकिन जब भी आपको ये चीज़ आपको चाहिए तो बिना बीज के वो प्लांट बहुत सारा आपको नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सा उसका द्रव्य डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम पारद से 1/64 भाग स्वर्ण या रजत की क्वांटिटी डालते हैं तो उसे बीज कहा जाता है। तो जब पारद में बीज डाल करके उसकी मुख उत्पत्ति की जाती है तो उसे सम्मुख जारणा कहते हैं। जब पारद में गंधक डाल करके जारणा की जाती है तो उसे निर्मुख जारणा कहते हैं। जबकि वासनामुख जारणा में वनस्पतियों का उपयोग किया जाता है। अगर आप रसायनों का अध्ययन करेंगे तो कुछ दिव्य औषधियों का वर्णन किया गया है जिनके द्वारा पारद की जारणा की जाती है। इसके बाद जैसे कि हमने देखा पारद की जारणा के लिए बहुत सारे यंत्र हैं। कुछ जो यंत्र होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, कुछ जमीन के अंदर भी यंत्रों का निर्माण किया जाता है और बाहर से उन्हें अग्नि प्रदान की जाती है। तो इन यंत्रों के आधार पर और प्रक्रिया के आधार पर भी जारणा 2 प्रकार की होती है, बहिर्धूम जारणा और अंतर्धूम जारणा। बहिर्धूम जारणा जैसे कि पारद में हम जिन भी गंधक आदि धातुओं को डाल रहे हैं, जब ये पारद में मिलते हैं तो इनसे धुएं की उत्पत्ति होती है। मुख्य रूप से अगर गंधक की बात करें तो गंधक जब एक निश्चित तापमान के बाद इससे धुआं निकलने लगता है। तो पारद में जब हम गंधक मिला करके पाक कर रहे हैं और उससे धुआं निकल रहा है और हम उसे बाहर निकलने दे रहे हैं,
तब हम जो जारना करते हैं उसे बहिर्धूम जारना कहते हैं। लेकिन अगर मैं पारद में गंधक डाल करके जारना कर रही हूँ और जो धुआं निकल रहा है उसको मैं बाहर निकलने नहीं दे रही हूँ, उसको मैं पात्र को ढक करके या ज़मीन के नीचे पाक कर रही हूँ जिससे धुआं अंदर ही रह रहा है, तो इसे अंतर्धूम विधि कहते हैं। मुख्य रूप से कच्छप यंत्र और भूधर यंत्र हैं, इनमें अंतर्धूम जारना की जाती है। और बहिर्धूम जारना के बहुत से यंत्र हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो बालू का यंत्र होता है उसमें बहिर्धूम विधि से करते हैं। लेकिन आप जब ये प्रोसेसिंग देखेंगे तो बहिर्धूम विधि में हम हाई टेम्परेचर देकर भी धुआं निकाल करके जल्दी पाक करा सकते हैं। लेकिन अंतर्धूम विधि में हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि धुएं का प्रेशर इतना ना बढ़ जाए कि वहाँ पर विस्फोट हो जाए या कोई और प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट ना हो। इसीलिए बहिर्धूम जो विधि है इसका निर्माण जल्दी होता है, लेकिन अंतर्धूम विधि जो होता है इसका निर्माण मंद गति से होता है। और जो चीज़ें धीरे से बनती हैं, मंद गति से बनती हैं, वो श्रेष्ठ होती हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कौन सी विधि श्रेष्ठ है तो अंतर्धूम विधि श्रेष्ठ होती है। जबकि किसमें निर्माण लंबे समय से होता है तो वो अंतर्धूम विधि है, और किसमें निर्माण शीघ्र होता है तो वो बहिर्धूम विधि है। इसके बाद देखेंगे कि जारना से हमें लाभ क्या होता है, कि जारना क्यों आवश्यक है। तो जारना से पारद के दोषों का नाश होता है। जैसे हमने देखा कि अगर हम इसमें अभ्रक का उपयोग कर रहे हैं, स्वर्ण का उपयोग कर रहे हैं, तो ये उसके दोषों को शमन करती है। रोगनाशक शक्ति, अगर आप इसमें गंधक की जारना कर रहे हैं तो ये उसकी रोगनाशक शक्ति बढ़ाती है। वर्णवर्धन शक्ति, आप देखेंगे कि पारद का उपयोग अगर लोहवाद के पर्पज से करते हैं तो वहाँ पर एक संस्कार रंजन भी आता है जहाँ कलरिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। तो ये जो वर्णवर्धन शक्ति और राग ग्रहण शक्ति है ये जारना से बढ़ती है। इसके अलावा पक्ष छेदन शक्ति, पक्ष का अर्थ होता है पंख और छेदन मीन्स काटना। पारद की चंचलता को देखते हुए ये कहा जाता है कि पारद के पक्ष होते हैं। और पारद को जो सॉलिड स्टेट में यानी उसकी चंचलता को जो नष्ट कर दे उस प्रक्रिया को पक्ष छेदन कहते हैं। तो जब हम पारद में अभ्रक शब्दों की जारना करते हैं तो वो पक्ष छेद हो जाता है। तो जारना से कहीं ना कहीं पारद की चंचलता भी नष्ट होती है। तो इस तरह से अगर हम सारे गुणों को देखें तो यहाँ पे देहवाद तो यूज़ हो ही रहा है, जारना के बाद धातुवाद के लिए भी जारना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जब हमने मुख्य रूप से देखा, जितने भी हमने प्रयोजन में श्लोक देखे सभी ने बताया है कि पारद को 6 गुना गंधक से हमको जारित करना चाहिए। तो हमारी आयुर्वेद प्रकाश की बुक है और रसतरंगिणी की बुक है, इन दोनों बुक में आपको ये वर्णन मिलेगा कि आप अगर समभाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग और 6 भाग गंधक से पारद को जारित करते हैं तो उसके गुणों में क्या परिवर्तन होता है। जैसे अभी जो रेफरेंस हम देख रहे हैं ये आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार है कि अगर हम पारद को समभाग गंधक डाल करके जारित करते हैं तो जो पारद है वो शुद्ध पारद की अपेक्षा 100 गुना प्रभावशाली होता है। अगर 2 गुना गंधक डालेंगे तो सर्वकुष्ठनाशक होता है, 3 गुना डालेंगे तो जड़ता का नाशक करता है, 4 गुना डालेंगे तो वली पलीत का नाश करता है, 5 गुना डालेंगे तो क्षय का नाश करता है, और 6 गुना डालेंगे तो सभी रोगों को शमन करता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जैसे जैसे मात्रा बढ़ते जाती है इसकी जो पावर है वो भी बढ़ते जा रहा है। जैसे पहले ये किसी पर्टिकुलर एक डिजीज़ पे काम कर रहा था, बाद में ये सभी रोगों का शमन करता है। इसके अलावा इसके रसायन गुण भी धीरे धीरे बढ़ते जाता है। रसतरंगिणी में भी अगर देखें तो उन्होंने कहा है कि सद्गुण वाला जो बलि जारण होता है, 6 गुना गंधक से जारित जो पारद होता है वो अद्भुत कार्य करने वाला होता है। अगर साइंटिफिकली भी इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि गंधक का जो एटॉमिक वेट होता है 32 और पारद का जो होता है 200 एटॉमिक वेट, तो इनका जो रेशो होता है वो कहीं ना कहीं 1:6 के करीब ही बैठता है। इसीलिए हमेशा जब इनमें 6 गुना गंधक जब पारद में डलता है तो वो एक सही कॉम्बिनेशन बैठता है और उसका जो एक्शन होता है वो बहुत सही होता है। इसीलिए आपको शास्त्रोक्त कहा जाए या मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए, 6 गुना गंधक डाल करके जो भी योग का हम निर्माण करते हैं वो बहुत ही लाभकारी होता है।
तो इस प्रकार से हमने शॉर्ट में देखा कि जाड़ना क्या है, जाड़ना की परिभाषा क्या है, जाड़ना क्यों करते हैं, जाड़ना के कितने प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मूर्छना के बारे में देखेंगे। थैंक यू।